नमस्कार साथियों और स्वागत है आप सभी का आज के कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी के फिर से नए डिस्कशन में। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि रसिया और चाइना के बीच में अभी बहुत ज़्यादा रिप्रोचमेंट दिख रही है, नज़दीकी दिख रही है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि रसिया जब से बना या रसिया के बाद चाइना बना, तो चाइना जब से बना तो चाइना और रसिया के बीच की नज़दीकियां हमेशा से ऐसी ही रही या उसमें उतार चढ़ाव आया तो किन कारणों से आया, क्या उसके कारण वहां पर जो उसके नतीजे निकले, किस तरह से उनके जो रिश्ते थे उसमें उतार चढ़ाव के कारण किस तरह से मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध तक की स्थिति बनी और यहाँ तक कि परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर तक की स्थिति बीच में एक बार रसिया और चाइना के बीच में बन चुकी है। तो वही सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर रसिया और चाइना के बीच में एक बार न्यूक्लियर वार होते होते रह गया और वहां पर भी बीच बचाव में यूएस ही था, यूनाइटेड स्टेट्स था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो अभी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि इन सब चीज़ों पर जानकारी रखना, क्योंकि भारत भी धीरे धीरे अभी वैश्विक राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आगे उस पर हम लोग भी कभी चर्चा करेंगे कि स्विट्जरलैंड के जो राजनयिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीस टॉक्स यूएस और यूक्रेन और रसिया के बीच में होने वाली, और बाकी के भी देश बहुत सारे उसमें शामिल होने वाले हैं, तो भारत को भी मध्यस्थता के लिए और उस पीस टॉक्स में शामिल होने के लिए बार बार आमंत्रित किया जा रहा है। देखना यह है कि आगे होता क्या है, क्योंकि अभी तो भारत अपने आप में चुनावी रण में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले 4 तारीख को क्या होता है, उसके बाद आगे की चीजों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1949 में चाइना बना। 1949 में चीन के बनने के बाद चाइना कैसे बना, क्या बना, किस तरह से वहां पर चियांग काई शेक और माओ के बीच में युद्ध हुआ, सिविल वार हुई, वो सब चीजें अलग मुद्दा है। यहाँ पर सीधे चाइना की उत्पत्ति से आगे की बात करते हैं। तो सोवियत यूनियन के साथ, सोवियत यूएसएसआर के साथ चाइना ने 1950 में एक संधि साइन की। ट्रीटी का नाम था फ्रेंडशिप अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी, ठीक है। और ये 14 फरवरी 1950 को वैलेंटाइंस डे के दिन इन लोगों ने साइन किया। और इसमें बेहतरीन बात ये थी कि यहाँ पर सोवियत यूनियन ने साफ साफ इस चीज में मेंशन किया था कि वो, क्योंकि चाइना की आर्थिक स्थिति जब चाइना बनी थी, जब कम्युनिस्ट चाइना जो था उस समय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, तो वो जो बना उस समय वो इकोनॉमिकली बहुत ही डिवास्टेटेड था। सिविल वार के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, एग्रीकल्चर की स्थिति खराब थी, सारी चीजें गड़बड़ थी, न मिलिट्रीली उतना एडवांस था। तो यूएसएसआर चाहता था कि ये कम्युनिस्ट रिजीम में ही रहे, इस पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस न हो, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक में न चले जाए, क्योंकि उसके बाद से मतलब जो सिविल वार की स्थिति थी वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो इसमें उसने सीधे सीधे यूएसएसआर ने ये चीज मेंशन की कि हम लोग इकोनॉमिक एड देंगे आपको, मिलिट्री असिस्टेंस देंगे आपको, टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगे। और टेक्निकल सपोर्ट में एक चीज और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मेंशन थी कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक यूएस और यूएसएसआर के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस के पास ही जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी टेक्नोलॉजी थी, उसका बम बनाने का तरीका था, उसकी इक्विपमेंट थी, सारी जानकारी थी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर कॉपरेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने ही चाइना को मदद की ताकि वो अपना पहला रिसर्च रिएक्टर बना सके। उसके बाद उन्होंने ही ये चीजें भी उनको प्रदान की कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीन चाहिए, इवन बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूएसएसआर ने चाइना को सप्लाई किए ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सो आगे बढ़ सके, ठीक है। और इसी के कारण धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती के में प्रगाढ़ता बढ़ते गई। लेकिन फिर यहां पर एक चीज ये आती है कि जो पहला था
कि आइडियोलॉजी में वहां पर डिफरेंस था, मतभेद था उनकी सोच में, उनके विचारों में, क्योंकि कम्युनिज्म भी अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। तो साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में जो चाइना था वो मार्क्सिस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव था उनका, मार्क्सिज्म की तरफ, जबकि यूएसएसआर का झुकाव लेनिनिज्म की तरफ ज्यादा था। और इसके कारण दोनों में मतभेद होने लगा कम्युनिज्म के विजन में। तो ये जो मतभेद शुरू हुआ माओ जेडोंग के बीच में और निकिता क्रुश्चेव के बीच में। वैसे भी निकिता क्रुश्चेव बहुत फेमस हैं, यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में उन्होंने जूता खोल के और टेबल पर ठोक दिया था, तो उनके अपने अलग ही अप्रोच रहते थे। तो निकिता क्रुश्चेव जो थे उनका झुकाव ज्यादा था अर्बनाइजेशन की तरफ, ठीक है, शहरीकरण की तरफ। वो इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों पे ज्यादा ये ध्यान देते थे। वहीं पर माओ सेतुंग का क्या अप्रोच था कि हमें पहले खेती पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, रूरल एरिया पे ध्यान देना है, किसानों पे ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर आबादी वहां पर रहती है, वर्कर्स की यानी लेबरर्स की आबादी ज्यादा वहां पर है। और वैसे भी लेबर क्लास के लिए ही जो कम्युनिज्म था उसकी ज्यादातर उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उनका अप्रोच वो था। और इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण क्या हुआ कि निकिता क्रुश्चेव और माओ सेतुंग के बीच में मतभेद हो गया, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि क्रुश्चेव ने सीक्रेटली 1956 में जो स्टालिन की विचारधारा थी, जिसको कि मतलब माओ सेतुंग अभी भी ये करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनकी विचारधारा को निकिता क्रुश्चेव ने डिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया, और सीक्रेटली एक जगह पर यूएसएसआर में स्पीच देते हुए ये बातें कह भी दी। और जब कह दी तो माओ सेतुंग को पता चला अब भाई किसी का कोई आइडियल है और उसके बारे में आप बुराई करेंगे तो झंझट तो होना ही होना है। और इसी के कारण क्या हुआ कि वहां पर दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने, निकिता क्रुश्चेव ने स्पेसिफिकली अगर बात करें तो, ये चीजें रिफ्यूज कर दी कि चाइना को हम सपोर्ट करेंगे ताइवान स्ट्रेट वाले कंट्रोवर्सी में 1958 में। 1958 में क्या हुआ कि ताइवान स्ट्रेट कंट्रोवर्सी हुई, चाइना जो है फोर्सफुली ताइवान पे कब्जा करना चाहता था। और इस चीज पे क्या हुआ कि निकिता क्रुश्चेव ने सपोर्ट नहीं किया चाइना का, तो उनको लगा कि भाई कम्युनिस्ट भाई भाई हैं, तो निकिता क्रुश्चेव को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने सपोर्ट किया नहीं, उसके कारण मतभेद और बढ़ गया। अब तीसरी चीज यहां पर क्या हुई कि जुलाई 1960 में यूएसएसआर ने अचानक ही सारे सपोर्ट जो थे वो चाइना से हटा लिए, ना उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने लगे, ना उनको इकोनॉमिक एड देने लगे, ना टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करने लगे। तो यहां तक मतभेद धीरे धीरे बढ़ गया 1960 के दशक में, ठीक है। और धीरे धीरे ये रिश्ते इतने खराब हो गए कि इतना कुछ होने के बाद भी चाइना सिर्फ ये दिखाने के लिए क्या, वैसे भी चाइना तो बनाता, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उन्होंने लोप नूर में 16 अक्टूबर 1964 को न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। और जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1964 को, तो रसिया को भी भाई डर लग गया कि भाई बगल में हमारे पड़ोस में अब एक न्यूक्लियर पावर और खड़ा हो गया है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स डर था, फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने बम बना लिया, अब लो भाई ये भी आ गया, तो ये एक अलग झमेला डेवलप हो गया। तो वहां पर टेंशन और बढ़ गई धीरे धीरे। और दूसरी चीज बात करें तो 1990 के दशक, 80 के दशक तक अगर बात करें तो यूएसएसआर भी अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, अपनी जो टेरिटरी है, उसको बढ़ाना चाहता था। जैसे देखेंगे कि वो ईस्ट की तरफ भी बढ़ते थे, मिडिल ईस्ट की तरफ भी बढ़ते थे, अफगानिस्तान में भी उन्होंने कब्जा करके कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश की। वही अप्रोच था चाइना का आज भी देखें तो 19 देशों के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। इंडिया के साथ है, कंबोडिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, मंगोलिया के साथ है, सबके साथ है लगभग।
तो यहां पर वही चीज चाइना ने ट्राई किया यूएसएसआर के साथ। अब ये क्या ट्राई किया इन्होंने कि डोमनास्क और जेनबाओ, डोमनास्क यानी कि जेनबाओ, डोमनास्क उसको कहते हैं रसिया वाले लोग और जेनबाओ कहते हैं चाइना वाले लोग, और ये एक आइलैंड है, ठीक है, रसिया चाइना बॉर्डर पे, और इसको दोनों लोग क्लेम करते हैं। कब्जे में तो वो रसिया के था, लेकिन चाइना बोलता था कि मेरा है। तो यहां पर ये कैसे हो भाई कि रसिया को आप धमका के और कोई एरिया ले लें, वो कभी भी संभव नहीं है। तो 2 मार्च 1969 को, 2 मार्च 1969 को दोनों आर्मी के बीच में, चाइनीज और रशियन आर्मी के बीच में इसी डिस्प्यूटेड आइलैंड पर भिड़ंत हो गई। और जब ये भिड़ंत हुई तो उसमें दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मारे गए, और रसिया के सैनिक मर जाएं और रसिया एक्शन न ले, रसिया को क्रोध न आए, गुस्साए नहीं, ये हो नहीं सकता है। तो इसी के कारण क्या हुआ कि वहां पर ये झड़प है पूरे मार्च तक चलती रही। मार्च 1969 पूरा इस आइलैंड पर रसिया और चाइना के साथ युद्ध होते रहा, ठीक है। और धीरे धीरे ये युद्ध इस स्तर तक पहुंच गया कि एक बार को निकिता क्रुश्चेव ने बोला कि भाई अब प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर वार होगा, हमने बम मार देना है चाइना को। इस स्तर तक यहां पर ये स्थिति खराब हो गई थी कि न्यूक्लियर वार, फुल स्केल वार शुरू होने वाला था, न्यूक्लियर वार होने वाला था, और चाइना को पहले से ही डरा दें, ये सोच रखते हुए निकिता क्रुश्चेव सोचे कि पहले हम ही न्यूक्लियर बम मार देते। वैसे भी उन लोगों ने बना के रख रखा था, पहले यूएस ने मार रखा था जापान पे, उनको भी खुजली मच रही थी कि भाई हम भी कहीं तो इसको टेस्ट करें। तो इसके कारण अगस्त 20, 1969 को सोवियत लीडर लियोनिड बेंजाव, इन्होंने पर्पसली, जानबूझकर, ताकि चाइना को बढ़िया से समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को ये चीजें बताई कि भाई आपको बता दे रहे हैं हम लोग चाइना पे न्यूक्लियर बम मारने जा रहे हैं, अब ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसको बढ़िया से डंडा करना पड़ेगा। चाहे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही ये सुना तो उनको लगा कि भाई एक और न्यूक्लियर बम, उसके बाद फुल स्केल वार, उसके बाद फिर पता नहीं कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1969 ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लगभग 35 साल का समय पार हुआ था। पिछला वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुए, फिर से एक वर्ल्ड वार, जस्ट बहुत सारे देश की इकोनॉमी कुछ हद तक रिकवरी कर पाई थी। तो फिर सीधे सीधे रिचर्ड निक्सन ने अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू चाइना को यह इंफॉर्मेशन भिजवाया कि देखो भाई बदतमीजी बंद करो, नहीं तो रसिया न्यूक्लियर बम मारने वाला है। और रातों रात चाइना के टॉप लीडर्स, 21 टॉप लीडर्स किस बंकर में कहां जाकर छुप गए कि भाई न्यूक्लियर हमला होने वाला है, कुछ दिन तक किसी को नहीं पता था, कुछ दिन तक। और ये CIA के जो रिकॉर्ड्स जो इधर उधर निकलते हैं, जो डिक्लासिफाई होते हैं, उसमें भी ये चीज मेंशन है कि यहां पर जो चाइनीज लीडर थे डर के मारे उनको छुपना पड़ गया, ठीक है। और सोवियत प्रीमियर जो थे उस समय, फिर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने के लिए, ताकि वॉर को खत्म किया जाए, एक बार तो न्यूक्लियर बम दिखा के और उसकी बातें बता के डरा लिए, अब है कि भाई चलो थोड़ा सा इसको कूल ऑफ किया जाए। तो एलेक्सी कोसिंग ने चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई के साथ मीटिंग की, और वो भी कहां पर की, एयरपोर्ट पर की, कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, बीजिंग एयरपोर्ट पर गए, बीजिंग एयरपोर्ट पर ही मीटिंग हुई सितंबर 11, 1969 को। उनको भी लग रहा था कि यहां से बाहर निकलेंगे तो भाई ये चाइनीज लोग भी कम्युनिस्ट ही है, पता नहीं क्या करें, ठीक है। तो एयरपोर्ट पर ही मीटिंग हुई, और एयरपोर्ट से ही फिर जो कोसिंग थे प्रीमियर यूएसएसआर के, वो वापस चले गए, और एक इनफॉर्मल डी फैक्टो, कोई कागज पत्तर साइन नहीं हुआ, बातचीत हुई कि हाँ भाई सीज फायर कर लेते हैं, ना तुम हमको हम पे हमला करो, ना हम तुम पे हमला करेंगे, अभी इसको देखते हैं, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद डी फैक्टो वहां पर सीज फायर हुआ, और ये आइलैंड का मुद्दा ठंडा हुआ। न्यूक्लियर वार, जो न्यूक्लियर वार फुल स्केल छिड़ सकता था, एक बार फिर से जैसे तैसे उसको टाल दिया गया। इसके पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी, जो हम लोग
जमाइका कैरेबियन न्यूक्लियर क्राइसिस के बारे में जानते हैं, फिर वही चीज यहाँ पर हो रही थी, तो इस चीज को भी टाल लिया गया। और जब नया नया न्यूक्लियर बम बना था ना, तो आप ध्यान देंगे कि हमेशा कोई ना कोई उसको चमकाते रहता था, दिखाते रहता था, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर फिर से चीजें सुधरने लगी। 1970 के दशक से क्या हुआ कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इकोनॉमी खोलनी चालू की, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन सब चीजों की बात शुरू हुई। 1980 के दशक तक आते आते धीरे धीरे बहुत हद तक चाइना और रसिया की रिलेशन सुधर गई। और यहाँ पर इसके पीछे एक फैक्टर ये भी था कि जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था चाइना का धीरे धीरे यूएस की ओर हो रहा था, तो रसिया को ये लगा कि कहीं हमारा एक करीबी जो कम्युनिस्ट कम से कम है देश, वो कैपिटलिज्म या वेस्ट ब्लॉक के फेवर में न चला जाए। क्योंकि निक्सन ने विजिट किया था चाइना को 1972 में, फरवरी 1972 में निक्सन चाइना के विजिट पे गए, और यूएस चाइना के बीच में जो वियतनाम वार के कारण या कोरियन वार के कारण या ताइवान के इशू के कारण या साउथ चाइना सी इशू के कारण जो टेंशन बना हुआ था, उसको थोड़ा ईज आउट करने की कोशिश की गई। इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात हुई, यूएस मार्केट भी चाइना के लिए खोला गया। तो इनडायरेक्टली ये क्या हुआ, इन सब चीजों को देख के जो सोवियत संघ था वो सोचा कि कहीं ज्यादा झुकाव यूएस के तरफ ना हो जाए चाइना का, इसलिए उन्होंने भी डीएस्केलेशन चालू किया, वहां पर चीजों को सुधारना चालू किया, और धीरे धीरे रेप्रोचमेंट शुरू हुआ रसिया का चाइना के तरफ, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या है कि टेंशन थोड़े बहुत बने हुए थे, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे थे, ग्राउंड लेवल पे कोई ज्यादा उस पे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आइलैंड का डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सारी चीजें बरकरार थी। सोवियत संघ जब तक था वो 1 इंच जमीन किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे, न चाइना आज भी छोड़ना चाहता है। तो सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में यहाँ पर इशू बने रहने ही वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सोवियत संघ है वो बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स जो है अपने बॉर्डर पर चाइना और मंगोलिया, जो नॉर्थ मंगोलिया है, चाइना का इनर मंगोलिया जिसको कहते हैं, उन पूरे बॉर्डर क्षेत्र में चाइना के बॉर्डर के थ्रू लगा कर रखे रहते थे। लेकिन वियतनाम वार में भी यहां पर इनके बीच में खींचतान बनी हुई थी। हालांकि दोनों के दोनों, नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वियतनाम का, उसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन वहां पर होड़ ये मची हुई थी कि सोवियत संघ को कौन ज्यादा, मतलब वियतनाम किसके तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, सोवियत संघ के तरफ या चाइना के तरफ, और इसीलिए दोनों खूब बढ़ चढ़कर उसको सपोर्ट कर रहे थे। और यही एक कारण भी था कि जिसके कारण यूएस वियतनाम के साथ पार नहीं सका, उसको हरा नहीं सका, ठीक है। तो यहां पर दोनों के दोनों भले कम्युनिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, सोवियत संघ का या चाइना का, इस होड़ में दोनों नॉर्थ वियतनाम को, कम्युनिस्ट ब्लॉक को बढ़ चढ़कर वहां पर सपोर्ट कर रहे थे। उनको चाहे बम बारूद से मदद हो, इकोनॉमिकली मदद हो, इक्विपमेंट से मदद हो, हर चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन 1991 फिर आया। 1991 का दौर सोवियत संघ के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटकर बिखर गया, 13 नए स्टेट बन गए, ठीक है। और उसी के साथ रशियन फेडरेशन का गठन हुआ, जो अभी रसिया बच गया है। और इसके कारण क्या हुआ कि रसिया उस समय थोड़ा कमजोर स्थिति में था, सोवियत संघ टूट चुका था, लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में रसिया ने सोचा कि जो भी डिस्प्यूट है आसपास से, जितना कम हो सके कम करते हैं और पहले अपने डेवलपमेंट पे, अपने मजबूती पे ध्यान देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिलेशनशिप सुधारना शुरू किया, किसके साथ, चाइना के साथ या और किसी भी देश के साथ। तो चाइना के साथ सबसे बड़ा इशू था इनका बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एग्रीमेंट साइन किए, जो कि 1991 से लेकर 1994 तक चलता रहा। पूरा जो इनका पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट रीजन था, जहां जहां पर झंझट हो सकता था, जहां जहां पर युद्ध छिड़ सकता था बॉर्डर इशू के कारण, उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया। और सब कुछ होने के बाद कुछ दिन का कूल ऑफ पीरियड रहा,
फिर दोनों को समझ में आया कि धीरे धीरे वेस्ट को काउंटर करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर से 2001 में एक ट्रीटी साइन की आपस में। और वो ट्रीटी क्या थी? वो ट्रीटी थी जिसमें ट्रीटी का नाम ही था गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन 2001, यानी कि आपसी जो पड़ोसीवाद है उसको ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना और दोस्ती यारी मेंटेन करना है, कोऑपरेट करना है। और इसमें मेजर मुद्दे क्या क्या थे? सबसे पहला मुद्दा था म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, दोनों को एक दूसरे देश की संप्रभुता की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के टेरिटरी में इंटर नहीं करना है, दूसरे के आंतरिक मुद्दे में इंटरफेरेंस नहीं करना है, नॉन इंटरफेरेंस का भी एक पॉइंट था। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सपोर्ट का था, क्योंकि इस समय तक चाइना ज्यादा मजबूत हो चुका था और रसिया को अब चाइना की जरूरत पड़ने लगी, जो कि 1950 के समय में रसिया को जरूरत नहीं थी, चाइना को थी, लेकिन अब पाला पलट चुका था। मिलिट्री सपोर्ट की बात थी, तो मिलिट्री सपोर्ट में अगर इक्विपमेंट से, हथियार से, टेक्नोलॉजी से, सब कुछ से देख ले तो रसिया आज भी बहुत आगे है, चाइना को आज भी जरूरत है। S-400 आज भी चाइना रसिया से ही खरीद रहा है, तो ये सपोर्ट रसिया को देने वाला था चाइना को। पॉलिटिकल स्फेयर में भी दोनों को एक दूसरे के वैश्विक राजनीति में या आसपास में जहां पर भी जरूरत पड़े कि कोई भी डिस्प्यूट किसी तीसरे कंट्री से होता है तो एक दूसरे के सपोर्ट की बात थी। आज भी वो चीज साफ साफ नजर आ रही। यूक्रेन वार के समय में चाइना जो है सो रसिया के सपोर्ट में खड़ा है। यूएस सैंक्शंस को दोनों वैल्यू देते नहीं है, यूएस के अगेंस्ट में दोनों खड़े हैं। अभी 2 दिन की मीटिंग, वही जिसके कारण ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 2 दिन की मीटिंग करके चाइना विजिट खत्म करके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जस्ट अभी अपने कंट्री वापस गए हैं। तो ये 2001 की बात है। अब मॉडर्न एरा में क्या है कि मॉडर्न एरा में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की राइवलरी अब बची नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के साथ विवाद वैसा बचा नहीं है। अब बचा क्या है कि हम लोगों को वेस्ट को कैसे काउंटर करना है, और इसी वेस्ट को काउंटर करने के लिए अब दोनों के बीच में कॉपरेशन की बात हो रही है। और दोनों के बीच में अब कॉपरेशन की बात ही नहीं हो रही, खुल के कॉपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस दोनों पे लगे हुए हैं, इसीलिए दोनों वेस्ट को काउंटर करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। अभी दोनों के अपने करेंसी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के, चाइना की भी जो 1972 में रिचर्ड निक्सन के विजिट के बाद चाइना के साथ धीरे धीरे सुधरे थे यूएस के, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है और बाकी चीजें उसके कारण यूएस को भी समझने आने लगा कि भाई चाइना के साथ अब ज्यादा दिन तक दोस्ती चल नहीं सकती है। ताइवान वाला इशू अलग है, साउथ चाइना वाला इशू अलग है, उसके बाद जो असर्टिवनेस है या जो मिलिट्री पावर धीरे धीरे चाइना बढ़ाते जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले चाइना ने फिर से अपना तीसरा युद्ध पोत जो है वो ट्रायल कर लिया कंप्लीट। 80,000 टन ये डिस्प्लेसमेंट का वो युद्ध पोत है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि पैसिफिक और एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण यूएस के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, रसिया के साथ यूएस के रिश्ते पहले से खराब हैं। तो सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला सिस्टम चल रहा है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए आ चुके हैं। तो ये पूरा एनालिसिस है, और इसी में देखेंगे कि धीरे धीरे जो चाइना है और रसिया है, अगर पूरी समराइज करें इतिहास को, तो पहले करीब आई कम्युनिज्म के कारण, फिर आइडियोलॉजी और न्यूक्लियर वार और बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण दूर हो गए काफी एक दूसरे से, फिर वेस्ट के असर्टिवनेस और डोमिनेंस के कारण फिर से करीब आ गए, और अब आगे देखना है कि इनकी दोस्ती कहां तक जाती है और क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं। और बाकी एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे दूं कि कॉम्पिटोलॉजी पब्लिकेशन के बुक्स, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे जेपीएससी के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो, या बीपीएससी के लिए भी हो, तो ये हमारे अमेजोन पे भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और बिहार झारखंड में बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल है। आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन पे अभी हमारे बुक्स पे, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी और भी ऐसी एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इसकी रीच बढ़ाएं ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहे। हमारा मोटिवेशन यही है, हमारा फ्यूल यही है, इसी से हम लोग आगे और भी काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।